नमस्कार दोस्तों। तो यूनिक स्ट्री पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो दोस्तों, आज हम इतिहास का प्राचीन इतिहास पढ़ाने वाले हैं। प्राचीन इतिहास में हम आपको ये पढ़ाने वाले हैं कि भारत में विदेशी आक्रमणकारियों का जो क्रम है वो सबसे पहले किसने आक्रमण किया। तो भारत में विदेशी आक्रमण विदेशी आक्रमण सबसे पहले किसने किया। भारत पर सबसे पहले कौन सा विदेशी आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण किया। तो सबसे पहले इंडो ग्रीक यानी कि इसी को कहा जाता है यूनानी। सबसे पहले इंडो ग्रीक ने भारत पर आक्रमण किया था जिसे यूनानी कहा जाता है। और आपको यूनान का राजधानी और मुद्रा तो बता ही चुके हैं कि यूनान का राजधानी एथेंस होता है तथा मुद्रा यूरो होता है। तो पहले भारत पर आक्रमण इंडो ग्रीक ने किया, उसके बाद शक ने किया, शक के बाद पहलव ने किया। पहलव को ही पार्थियन कहा जाता है। पहलव को क्या कहा जाता है? पार्थियन कहा जाता है। तो सबसे पहले भारत पर आक्रमण इंडो ग्रीक ने किया, उसके बाद इंडो ग्रीक के बाद शक ने किया, शक के बाद पहलव ने किया। पहलव को ही पार्थियन कहा जाता है। जो पहला विदेशी आक्रमणकारी था उसे पार्थियन कहा जाता है। उसके बाद कुषाणों ने किया। किसने किया? कुषाणों ने किया। तो हम आपको कुषाण के बारे में पढ़ाएंगे। हम आपको क्या पढ़ाएंगे? कुषाण वंश के बारे में पढ़ाएंगे कि कुषाण वंश कौन सा शासक था जिसने हमारे भारत पर आक्रमण किया था। अगर आप दोस्तों इस चैनल पे नया है तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि हम आपको हर एक वीडियो डाल सकें, हमें थोड़ा सा मोटिवेट हो सके हम भी। तो ये हम आपको पढ़ाने वाले हैं कुषाण वंश। क्या पढ़ाने वाले हैं? कुषाण वंश। तो कुषाण वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? कुषाण वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कुजुल कड़फिसस को कहा जाता है। कुषाण का संस्थापक कुजुल कड़फिसस को कहा जाता है। कुषाण का संस्थापक तो सभी लोग पढ़ा देते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो पढ़ाते हैं कि कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है। तो हम आपको बताते हैं कि कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है। तो कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक विम कड़फिसस है। कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक विम कड़फिसस है। कौन है? विम कड़फिसस है। तो विम कड़फिसस कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक है। और विम कड़फिसस आपको पता होना चाहिए कि विम कड़फिसस ही ऐसा शासक है जो शैव धर्म को मानता था, अर्थात शिव का पूजा करता था। किसका पूजा करता था? शिव का पूजा करता था। और विम कड़फिसस ने भारत में सबसे अधिक मात्रा में सोना का सिक्का चलाया था। क्या चलाया था? अधिक मात्रा में सोने का सिक्का चलाया था। अधिक मात्रा में सोने का सिक्का चलाया था। क्या चलाया था? सोने का सिक्का चलाया था। तो अगर पूछे कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में सोने का सिक्का किसने चलाया था तो इसका आंसर क्या होगा? विम कड़फिसस ने। भारत में अधिक मात्रा में सोने का सिक्का विम कड़फिसस ने चलाया था। उसके बाद पूछे विम कड़फिसस ने और कौन सी मुद्रा चलाया था। विम कड़फिसस शैव धर्म का अनुयायी था। तो बेशक है कि विम कड़फिसस इनके रिलेटेड, शिव जी के रिलेटेड, भोला बाबा के रिलेटेड कुछ ना कुछ तो चलाएंगे, क्योंकि इनके जो भक्त थे इन्होंने नंदी नाम के सिक्के चलाए थे। उसके बाद नंदी के बाद त्रिशूल नाम के सिक्के चलाए थे जिस पर त्रिशूल का चित्र अंकित था। यानी सिक्का जो चलाए थे उस पर नंदी का चित्र अंकित था, त्रिशूल का चित्र अंकित था। और तीसरा एक और चलाए थे जिस पर शिव और पार्वती का चित्र अंकित था। इन्होंने इतना सिक्का चलाया था। उसके बाद ये तो आपको आदि हो गया
कि कुषाण वंश का संस्थापक कुजुर कन्फ्यूशस को कहा जाता है और वास्तविक संस्थापक वीम कन्फ्यूशस को कहा जाता है। और पूछे अगर कि वीम कन्फ्यूशस कौन से धर्म को मानता था, तो वीम कन्फ्यूशस शैव धर्म को मानता था, शैव धर्म का अनुयायी था, शिव भगवान को पूजता था। और पूछे कि भारत में अधिक मात्रा में, पूछे अगर भारत में अधिक मात्रा में सोने का सिक्का किसने चलाया था, तो भारत में सबसे अधिक मात्रा में सोने का सिक्का वीम कन्फ्यूशस ने चलाया था। किसने चलाया था? वीम कन्फ्यूशस ने चलाया था। और यदि पूछे कि नंदी सोने के सिक्का पर जो नंदी का चित्र अंकित था, यानी चित्रांकित था, वो किसने चलाया था? यही वीम कन्फ्यूशस ने चलाया था। तथा त्रिशूल चित्र अंकित वीम कन्फ्यूशस ने चलाया था। यदि पूछे शिव पार्वती का चित्र अंकित, तो यही वीम कन्फ्यूशस ने चलाया था। उसके बाद पूछे कि कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है, तो कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? तो कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कनिष्क को कहा जाता है। कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कनिष्क ही ऐसा शासक था जो कुषाण वंश का सबसे महान, सबसे प्रतापी, सबसे बलवान शासक था। तो पूछा अगर कनिष्क राजगद्दी पर कब बैठा था, तो कनिष्क राजगद्दी पर 78 ईस्वी में बैठा था। कब बैठा था? 78 ईस्वी में बैठा था। यदि पूछे कुषाण यानी कनिष्क गद्दी पर बैठने के बाद कुछ और किया था, तो हाँ, कुषाण जैसे ही गद्दी पर बैठा था वैसे ही एक संवत चलाया था, जिसे कहा गया शक संवत। क्या कहा गया? शक संवत। और आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो ये पंचांग आधारित है वो शक संवत पे ही आधारित है। भारत का जो पंचांग आधारित है वो भारत का पंचांग शक संवत पर आधारित है। भारत का पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। यदि पूछे कि शक संवत को भारत सरकार ने कब अपनाया था, तो भारत सरकार ने शक संवत को 22 जुलाई 1957 को अपनाया था। किसने अपनाया था? भारत ने शक संवत को 22 जुलाई 1957 को अपनाया था। यदि पूछे कि जो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है तो दोस्तों 22 जुलाई नहीं 22 मार्च होगा। थोड़ा सा गलती होता है, हर किसी से गलती होता है, तो 22 जुलाई नहीं 22 मार्च होगा। तो भारत सरकार ने जो भारत का पंचांग है शक संवत को कब अपनाया था? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया था। ठीक है, कब अपनाया था? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया था। यदि पूछे कि राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना और अंतिम महीना कब है, तो राष्ट्रीय पंचांग, भारत का राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना चैत्र है, पहला महीना चैत्र है और अंतिम महीना फाल्गुन है। अंतिम महीना क्या है? फाल्गुन है। आपको तो आता ही होगा हिंदी में ये महीना का नाम कितना होता है? महीना 12 होता है। तो 12 महीने का नाम बताइए। जैसे चैत्र हो गया, वैशाख हो गया, जेठ हो गया, आषाढ़ हो गया, सावन हो गया, भादो हो गया, आश्विन हो गया, कार्तिक हो गया, अगन हो गया, पुष हो गया, माघ हो गया और फागुन हो गया। ये इतना हो गया। उसके बाद यदि पूछे कि कुषाण और शासक कनिष्क ने अपना राजधानी तो बनाया होगा, तो हाँ बनाया था। तो कनिष्क ने अपना 2 राजधानी बनाया था। कितना राजधानी बनाया था? 2 राजधानी बनाया था। ऐसा कि ये चिन्ह कनिष्क को ऊपर लिखते हैं, कुषाण वंश कनिष्क को हम ऊपर लिखते हैं। चलिए इसको मिटा ही देते हैं जब कुषाण वंश पढ़ा रहे हैं। तो कुषाण वंश कनिष्क ने 2 राजधानी बनाया था। पहला बनाया था पेशावर यानी कि पुरुषपुर। पेशावर पुरुषपुर जो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नल्ला पाकिस्तान। हाँ वही जो बाबर है तो इतना सा चीटी सा और एक शेर को ललकारता है, वही नल्ला पाकिस्तान। कहाँ? नल्ला पाकिस्तान में पेशावर पाकिस्तान। तथा दूसरा राजधानी मथुरा। ये पहला राजधानी पेशावर पाकिस्तान में और दूसरा राजधानी मथुरा। मथुरा कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। मथुरा यूपी में पड़ता है। 2 राजधानी बनाया था कनिष्क ने। कनिष्क ने कितना राजधानी बनाया था? 2 राजधानी। पहला पेशावर
फिरोजपुर पाकिस्तान तथा दूसरा मथुरा यूपी में। अगर पूछे कनिष्क के शासन काल में एक बौद्ध संगीति हुआ था जिसे चतुर्थ बौद्ध संगीति कहा गया है। कनिष्क के शासन काल में एक बौद्ध संगीति हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगीति, जिसे कहा जाता है चतुर्थ बौद्ध संगीति। संगीति कब हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति। यदि पूछे कब हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति, कब हुआ था, तो ये हुआ था ईसा के प्रथम शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में। पूछे शासक कौन था, तो शासक तो आपको बता ही चुके हैं कि शासक कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। यदि पूछे अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र था। कौन था? वसुमित्र था। अध्यक्ष वसुमित्र था। और यदि पूछे कि उपाध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष तो हर कोई बताता है लेकिन उपाध्यक्ष शायद ही कोई बताता है, तो उपाध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष अश्वघोष था। कौन था? अश्वघोष था। उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष था। यदि पूछे कि इसमें कार्य क्या हुआ था, तो कार्य जो हुआ था इसमें बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। कितने भागों में बट गया था? चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बंटवारा। कितने भागों में बंटवारा? दो भागों में बंटवारा। दो भागों में बंटवारा हुआ। पहला महायान और दूसरा हीनयान। क्या? हीनयान। महायान और हीनयान। तो पूछे कि अगर कि जब कनिष्क था ये बौद्ध धर्म को मानता था, तो ये बौद्ध धर्म के किस शाखा को मानता था? तो कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा को मानता था। किसको मानता था? महायान शाखा को मानता था। तो इतना पढ़ लिया कि चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुआ, कनिष्क के शासन काल में हुआ। अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, और वसुमित्र यहाँ पे अध्यक्ष, ठीक है, और ये उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और इस चतुर्थ बौद्ध संगीति में दो भागों में बंटवारा हो गया। किसका बंटवारा हुआ? बौद्ध धर्म का बंटवारा हुआ। तो दो भागों में बंटवारा हुआ, पहला महायान और दूसरा हीनयान, जिसमें कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा को मानता था। उसके बाद आगे हम बताते, इतना तो जान चुके हैं, अब आगे बताते कि कनिष्क के दरबार में कौन कौन रहते थे। ठीक है, महान जो उनके पास थे, महान थे, जैसे राजकवि हो गया, राज दरबारी हो गया, सेनापति हो गया, और उसके बाद क्या कहता है उसे, जो ये देखभाल करता है, बीमारी के इलाज करता है, यानी कि उसे राजवैद्य हो गया। तो चलिए बताते कौन कौन से दरबार में रहते थे। पहला तो जैसे कि बता दिया आपको, कनिष्क के दरबार कौन कौन रहते थे, तो अश्वघोष हो गया, अश्वघोष हो गया, दूसरा वसुमित्र हो गया, तीसरा नागार्जुन हो गया, चौथा चरक हो गया। क्या कौन हो गया? पहला अश्वघोष हो गया, दूसरा वसुमित्र हो गया, तीसरा नागार्जुन हो गया, और चौथा चरक हो गया, और पांचवा पारश्व हो गया, और छठा अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, चरक और पारश्व, और इसी प्रकार एक दो और थे, भुला रहे हैं, इसी प्रकार थे। तो बताते हैं कि अश्वघोष क्या थे। तो अश्वघोष जो कनिष्क का था, राजकवि था। क्या था? कनिष्क का राजकवि था। क्या था? अश्वघोष जो है कनिष्क का राजकवि था, और इसने ही बुद्ध चरित्र और सूत्र अलंकार ग्रंथ का रचना किया था। इसने ही बुद्ध चरित्र और सूत्रालंकार ग्रंथ का रचना किया था। अश्वघोष ही बुद्ध चरित्र और सूत्रालंकार ग्रंथ का रचना किया था। जैसे कि दोस्तों बता चुके, मेरा राइटिंग पे मत जाइएगा, 2000 साल पुराना राइटिंग है मेरा, तो ठीक है। एक और बता दिए कि अश्वघोष कनिष्क का राजकवि था, जो बुद्ध चरित्र और सूत्रालंकार ग्रंथ का रचना किया था। यदि पूछे वसुमित्र क्या थे, तो वसुमित्र महाविभाष्य ग्रंथ का रचना किया था। क्या किया था? तो वसुमित्र जो है महाविभाष्य ग्रंथ का रचना किया था।
जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश ग्रंथ कहा गया है। महाविभाष्य ग्रंथ लिखा था इन्होंने, महाविभाष्य ग्रंथ का रचना किए थे, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश ग्रंथ कहा गया है। क्या कहा गया है? विश्वकोश ग्रंथ कहा गया है, विश्वकोश ग्रंथ कहा गया है। वसुमित्र महाविभाष्य ग्रंथ का रचना किए, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश ग्रंथ कहा गया है। उसके बाद आइए नागार्जुन। नागार्जुन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत दिए थे, सापेक्षिकता का सिद्धांत दिए थे, जिसमें उनका पुस्तक था माध्यमिक सूत्र। उनका पुस्तक का नाम था माध्यमिक सूत्र। इन्होंने पुस्तक लिखा माध्यमिक सूत्र। क्या था? माध्यमिक सूत्र। और यही पुस्तक उन्होंने सापेक्षिकता का सिद्धांत दिए थे। क्या दिए थे? सापेक्षिकता का सिद्धांत। सापेक्षिकता का सिद्धांत क्या दिए थे? सापेक्षिकता का सिद्धांत। यदि पूछे कि भारत का जो आइंस्टीन है किसे कहा जाता है, तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन। अरे चरक है। चरक क्या थे? तो चरक कनिष्क का राजवैद्य थे। क्या थे? राजवैद्य थे। तो चरक ने चरक संहिता लिखे थे। क्या लिखे थे? चरक संहिता लिखे थे। तथा ये इनका राजवैद्य थे, यानी कि जो दर्द उर्द जो ये सब होता था, वो सभी शरीर का मतलब कि सारा जांच पड़ताल, सारा ये देख रेख करना, देखभाल करना, इसी सभी का काम चरक का था। ये चरक संहिता लिखे थे और ये कनिष्क का राजवैद्य थे। और भी एक दो थे, जैसे महाचैत्र हो गया, संरक्ष हो गया, महाचैत्र, संरक्ष। जितना हो सका दोस्तों, उससे कहीं अधिक दोस्तों हम देने की कोशिश करेंगे, जितना उससे कहीं अधिक देने की कोशिश करेंगे। बस आप लोग लाइक शेयर करना नहीं भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। जैसे कि हम बताए, कनिष्क के दरबार में अश्वघोष रहते थे, वसुमित्र रहते थे, नागार्जुन रहते थे, चरक रहते थे, पारस्व रहते थे, महाचैत्र रहते थे, संरक्ष रहते थे। और आपको बता दिए हैं कि अश्वघोष कनिष्क का राजकवि थे। उन्होंने बुद्ध चरित्र और सूत्रालंकार ग्रंथ का रचना किए, और वसुमित्र महाविभाष्य ग्रंथ का रचना किए, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश ग्रंथ कहा गया है। और नागार्जुन, जिसने अपने पुस्तक में, माध्यमिक सूत्र पुस्तक में सापेक्षिकता का सिद्धांत दिए। यही कारण है कि नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा गया है। उसके बाद चरक है। चरक को कनिष्क का राजवैद्य था, इसी ने ही चरक संहिता लिखा था। और इसमें क्या कहा गया है? दवाई सभी के बारे में वर्णन है। चरक संहिता में दवाई समूह के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, आयुर्वेदिक दवाई के बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद आइए पारस्व हो गया, महाचैत्र हो गया, संरक्ष हो गया। यदि पूछे कि द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है, तो द्वितीय अशोक इसे ही कहा जाता है। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक कनिष्क को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कनिष्क को कहा जाता है। उसके बाद पूछे अगर कनिष्क का मृत्यु कब हुआ, तो कनिष्क का मृत्यु जो है 102 ईस्वी में हो गया। किसी कारणवश कनिष्क का मृत्यु बीमार पड़ने के कारण 102 ईस्वी में हो गया। उसके बाद यदि पूछे कि कनिष्क के शासनकाल में क्या क्या हुआ, तो कनिष्क शासनकाल में बहुत सारा विकास हुआ। जैसे कि हो गया कला ले लीजिए, संस्कृति ले लीजिए, सभी का बहुत विकास हुआ। और उसके बाद जो पूछे कि कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन थे, तो कुषाण वंश का अंतिम शासक यदि पूछे कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन थे, तो कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव थे। कौन थे? वासुदेव थे। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव थे। यदि पूछे कुषाण वंश में कला और संस्कृति का विकास हुआ था, क्या हुआ था? कला और संस्कृति का विकास हुआ था। तो पूछे कुषाण वंश में 2 तरह का कला का विकास हुआ था। कितने तरह का? 2 तरह का कला का विकास हुआ था। अगर आप चाहे तो उसके बाद आगे हम बताते हैं। कुषाण वंश में 2 तरह का कला का विकास हुआ था। कितने का? 2 तरह का। तो पहला कौन है? पहला हो गया गंधार शैली और दूसरा हो गया मथुरा शैली। कुषाण वंश के समय
दो तरह का कला व संस्कृति का उद्गम हुआ था, विकास हुआ था। पहला हो गया मथुरा शैली और गंधार शैली। गंधार शैली पहला हो गया गंधार शैली। पहला कौन सा हो गया? गंधार शैली। और दूसरा हो गया मथुरा शैली। कौन हो गया? मथुरा शैली। मथुरा शैली। गंधार शैली जो है ये क्या थे? ये विदेशी शैली थे। क्या थे? विदेशी शैली थे। और विदेशी शैली में सबसे ज्यादा यूनानी लोग बनाते थे। यूनानी लोग बनाते थे, ठीक है। ये विदेशी शैली था और ये देशी स्वदेशी था, अपना भारत का शैली था। ये देशी यानी स्वदेशी अपना भारत का शैली था। क्या था? अपना भारत का शैली था, ठीक है। और इसमें जो है ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2, इसमें क्या कहा जाता है कि इसमें जो मूर्ति का निर्माण होता था, इसमें काला रंग बिरंगी काला पत्थर से होता था। इसमें रंग बिरंगी काला पत्थर से मूर्ति का निर्माण होता था। किससे होता था? रंग बिरंगी काला पत्थर से मूर्ति का निर्माण होता था गंधार शैली में। और मथुरा शैली में लाल बलुआ पत्थर से होता था। लाल बलुआ पत्थर से होता था। किससे होता था? इसमें लाल बलुआ पत्थर से होता था मथुरा शैली में मूर्ति का निर्माण, और इसमें रंग बिरंगी काला पत्थर से होता था मूर्ति का निर्माण। उसके बाद तीसरा पॉइंट पूछे तो तीसरा पॉइंट यह है कि इसका भी संरक्षक कुषाण वंश था। इसका संरक्षक कौन था? कुषाण वंश था। और इसका भी संरक्षक कुषाण वंश था। और यदि पूछे चौथा पॉइंट, तो चौथा पॉइंट यह हो गया कि इस समय इसमें सिर्फ गौतम बुद्ध का मूर्ति बनता था। किनका बनता था? गौतम बुद्ध का मूर्ति। आगे इनका चर्चा करें, मूर्ति गौतम बुद्ध का मूर्ति का निर्माण होता था। आगे इनका चर्चा करें गौतम बुद्ध के बारे में कि गौतम बुद्ध कौन थे। ऐसा आप लोगों को पता होगा गौतम बुद्ध कौन थे। गौतम बुद्ध कैसे मूर्ति का निर्माण होता था। और इसमें जो है गौतम बुद्ध के मूर्ति के साथ साथ यानी बौद्ध धर्म के मूर्ति के साथ साथ जैन धर्म की मूर्ति का भी निर्माण होता था। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म की मूर्ति के साथ साथ जैन धर्म की मूर्ति का भी विकास हुआ था, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि इसमें गौतम बुद्ध की जो मूर्ति थी, इसमें गौतम बुद्ध का जो मूर्ति है, इसमें इनका कान बड़े बड़े बनाए जाते थे। इसमें इसका कान बड़े बड़े बनाए जाते थे। हाँ, इसमें इनका कान है जो बड़े बड़े बनाए जाते थे, बड़े बड़े बनाए जाते थे। और इनमें जो है गौतम बुद्ध का कान मनुष्य के समान बनाया जाता था। मनुष्य के आकार का बनाया जाता था। मनुष्य के आकार का बनाया जाता था। इसमें गौतम बुद्ध की मूर्ति कान, इसमें गौतम बुद्ध का जो मूर्ति है, जो इनके कान जो है बड़े बड़े बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? कान बड़े बड़े बनाए जाते थे। और इसमें जो है गौतम बुद्ध की मूर्ति में इनका कान है जो मनुष्य के आकार जैसा बनाया जाता था। कैसा बनाया जाता था? बिल्कुल मनुष्य की आंख छोटी छोटी होती थी ना, बिल्कुल वैसे ही आंख बनाया जाता था। और इसमें जो है गौतम बुद्ध की मूर्ति कंफ्यूज कर जाते हैं। इसमें गौतम बुद्ध का मूर्ति जो है आंख बोले तो आंख, इसमें गौतम बुद्ध का जो आंख है बिल्कुल बड़े बड़े बनाए जाते थे और बड़े बड़े बनाए जाते थे। और इनमें जो है गौतम बुद्ध का आंख बहुत बड़े बड़े बनाए जाते थे। नहीं, इसमें नहीं, बहुत बड़े बड़े नहीं, इसमें बड़े बड़े बनाए जाते थे। और इसमें जो है मनुष्य के समान बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? मनुष्य के समान बनाए जाते थे। मनुष्य के समान ही बनाए जाते थे। तो इतना अंतर जानिए, गंधार शैली और मथुरा शैली जो विदेशी शैली था और स्वदेशी शैली था। इसमें रंग बिरंगी काला पत्थर से मूर्ति का निर्माण होता था और इसमें लाल बलुआ पत्थर से मूर्ति का निर्माण होता था। इसका संरक्षक कुषाण वंश था और इसका संरक्षक भी कुषाण वंश था। और यदि पूछे इसमें गौतम बुद्ध का जो कान है, इसमें बड़े बड़े बनाए जाते थे और इसमें मनुष्य के आकार जैसे छोटे छोटे बनाए जाते थे। और इसमें जो है गौतम बुद्ध की आंखें जो है इसमें बड़े बड़े बनाए जाते थे और इसमें जो है मनुष्य के आकार जैसा छोटे छोटे बनाए जाते थे। उसके बाद देखे तो गंधार शैली, मथुरा शैली, चलिए इतना अंतर आपको बताए हम। उसके बाद बताते हैं
अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे तो राइटिंग पता नहीं चलेगा, फिर भी अगर आगे समझ बढ़िया है, पढ़ा रहे बस वही केयर कीजिए। उसके बाद आगे बताते हैं कुषाण वंश में और क्या क्या हुआ। तो कुषाण वंश में और क्या क्या बताते हैं। कहा जाता है कुषाण वंश में सबसे पहले मूर्ति कला का विकास हुआ। क्या हुआ? मूर्ति कला का सबसे पहले विकास हुआ। मूर्ति कला का सबसे पहले विकास कब हुआ? तो कुषाण वंश में हुआ। यदि पूछे कि सबसे पहले किसके काल में मूर्ति का पूजा हुआ और किसके कौन से भगवान जिनका मूर्ति का पूजा हुआ, तो सबसे पहले मूर्ति का जो पूजा हुआ कुषाण वंश के समय हुआ। और गौतम बुद्ध जी का मूर्ति, गौतम बुद्ध जी का मूर्ति का पूजा किया गया। किनका मूर्ति का पूजा? गौतम बुद्ध जी का मूर्ति का पूजा किया गया। और आपको बता दें कुछ नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब मंदिर का निर्माण कब हुआ था, तो मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था मंदिर का निर्माण। यदि पूछे गुप्त काल में कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में हुआ था। पूछे देवगढ़ कहाँ है, तो देवगढ़ झांसी में है। कहाँ है? झांसी में। पूछे कि सबसे पहले मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ था, तो सबसे पहले मंदिर का निर्माण जो है उत्तर प्रदेश के देवगढ़ झांसी में हुआ था। और कब हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। आगे गुप्त काल का चर्चा करेंगे, ठीक है। तो गुप्त काल में हुआ था। तो कुषाण वंश के बारे में इतना ही, और कुछ पॉइंट्स अगर शेष रह गया तो आगे जाकर मैनेज कर लेंगे। और कुषाण वंश का अंतिम शासक बता ही चुके कि वासुदेव था। और कुषाण वंश में सबसे पहले मूर्ति कला का विकास हुआ। उसके बाद सबसे पहले गौतम बुद्ध जी का मूर्ति का पूजा हुआ। उसके बाद अगर पूछे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मंदिर मूर्ति का निर्माण तो पूछ दिया, ठीक है। अगर पूछ दिया मंदिर का निर्माण कब हुआ, तब तो सबसे पहले मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ। कब हुआ? गुप्त काल में। पूछे कहाँ हुआ, तो उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में, जो कि झांसी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झांसी में पड़ता है। उसके बाद इतना ही जितना जानते थे और इतना ही है, इससे ज्यादा आपको नहीं आएगा। इतना से रिलेटेड आपके पास हर एक एग्जाम में प्रश्न आएगा। और अगर भी देख रहे हैं कि बहुत सारा एग्जाम है, इसीलिए आप सोचिए चलो थोड़ा सा कोई वीडियो लेकर आते हैं, कुछ वीडियो लेकर आते हैं जो हमारे दोस्तों को सहयोगी हो और आगे आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो आज कुषाण वंश पढ़ाए हैं, और नहीं होगा तो अगला वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में बता देंगे, गौतम बुद्ध के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों आज का टॉपिक इतना तक ही। अगर आप इस चैनल पे नया है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए यूनिक स्टडी पॉइंट को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ताकि हम भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे कंटेंट वीडियो दे सके। और देख रहे किस तरह पसीने में भीग रहे हैं, पसीने में खुद भीग कर पढ़ाई पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। और उसके बाद क्या बोले, कहा गया जिसने इतिहास पढ़ा है उसी ने इतिहास रचा है। जब तक आप इतिहास पढ़िएगा नहीं, तब तक आप इतिहास रच नहीं पाइएगा। तो कहा गया जिसने इतिहास रचा है उसी ने इतिहास, जिसने इतिहास पढ़ा है उसी ने इतिहास रचा है। आप कोई भी इतिहास का पन्ना पलट कर देख लीजिए, जब तक आप इतिहास पढ़िएगा नहीं तो तब तक आपको अंदर का जुनून नहीं जगेगा और आप इतिहास बदल नहीं पाइएगा। तो फिर आपके पास ये पढ़ना जरूरी है, ताकि आपको अंदर से जुनून और संघर्षशील बनाए। तो दोस्तों आज का टॉपिक इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक कीजिए।